नमस्कार। न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल के फेसबुक पेज पे आज हमारे साथ हैं शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, सबसे पहले तो आपका न्यूज पंजाब हरियाणा हिमाचल के फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। विक्रम जी, अगर हम बात करें जिस तरह से पूरे देश भर में जो वैश्विक बीमारी कोरोना ने अपने पैर पसार रखे हैं, हिमाचल में जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है वो काम कर रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं उनके काम को? नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जो कोविड-19 का संक्रमण है वो हिमाचल में कम से कम हो। और हमारे लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है कि प्रदेश का जो काउंट है वो देश के तुलना में बहुत कम है। जो कुछ केसेस हिमाचल में आए हैं वो तबलीगी समाज की वजह से प्रदेश में, और खास रूप से जो प्रदेश के ऊना और सोलन डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें हमको देखने को मिले हैं। उसके अलावा जो हमारे कोई हॉस्पिटल्स है जो डेडिकेटेड इसके लिए रखे गए हैं, जिनको क्वारंटीन किया गया है कोविड-19 के लिए, उनके टेस्टिंग के लिए वो भी बनाए गए हैं। निश्चित तौर से इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके का होना चाहिए प्रदेश में वो नहीं है, मगर क्योंकि ये पहली बारी ऐसा संक्रमण हमको देखने को मिला है तो हम उनको कहीं ना कहीं इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर देना चाहेंगे। और यही कह सकता हूँ एज मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन कि इन दिस फाइट हम उनके साथ हैं, वो इसमें मजबूत कदम उठाएं। और खास रूप से जो इसमें जो समाज के सबसे गरीब तबके के लोग हैं उनको आर्थिक मदद दिलवाने का वो कार्य करें, क्योंकि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलना और उनको मदद सरकार की ओर से मिलना बहुत आवश्यक है। अभी कुछ दिन पहले जो प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बारी देश को संबोधित किया, हमको पूरा विश्वास था कि उसमें कोई ना कोई आर्थिक पैकेज अलग अलग राज्यों को दिया जाएगा, हिमाचल को भी दिया जाएगा। वो नहीं दिया गया है। हमको आशा है कि मुख्यमंत्री जी हम हिमाचल की आवाज को प्राथमिकता से केंद्र के समक्ष उठाएंगे और एक फाइनेंशियल पैकेज, इंक्लूसिव पैकेज जो है वो कोविड-19 को फाइट करने के लिए लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो लोग हिमाचली है, बाहर के राज्यों में बसे हुए हैं, कोई कार्य से गया हुआ है, कोई एजुकेशन की वजह से गया हुआ है, कोई इंटर्नशिप की वजह से गया हुआ है, स्टूडेंट्स गए हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट की वजह से गए हुए हैं, फेज मैनर में आस्ते आस्ते उन्हें वापस लाने का जो है वो स्टेप्स लें। मैं ये नहीं कहता कि सब लोगों को वापस लिया जाए, मगर कई बहुत महत्वपूर्ण केसेस हैं इसमें हमको पिक एंड चूज देखने को मिल रहा है। जो लोग अफसरों को फोन कर लेते हैं, डिप्टी कमिश्नर को फोन कर लेते हैं, उसके बेसिस पे ये कार्य हो रहा है। मगर जो प्रॉपर चैनल इसके लिए बनाया गया है, जहां से ये होना चाहिए, वहां पे सब लोगों को जो है केवल रिजेक्शन ही देखने को मिल रही है। केवल अगर कोई एमएलए है या कोई एमपी है या कोई बड़ा नेता है, वो अगर किसी अफसर को बात कर ले तो उनके माध्यम से पासेस बन रहे हैं। ये एक अच्छी चीज नहीं है। इसमें कोई पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। एक यार्डस्टिक, बराबर यार्डस्टिक से जो है सब लोगों को वापस आने का फायदा यहाँ पे प्रदेश में होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा है कि पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, और खासतौर पर आप कह रहे हैं कि जो कोविड-19 है, ये संक्रमण है, इसकी वजह से जो आर्थिक संकट है वो सभी के ऊपर आ गया है। अगर मैं आपकी ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, तो वहां पर जो दूध बेचने वाले लोग हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जरूर परमिशन दे रखी है कि वो लोग है दूध को बेच सके, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कत आ रही। तो उन लोगों के लिए कैसे आप मदद कर रहे हैं, कुछ कदम उठा रहे हैं? मैंने पीछे जब ये बिल्कुल लगा ही था, जब ये जब ये लॉकडाउन की परिस्थिति पैदा हुई थी, तो उस समय हमने डिप्टी कमिश्नर से मैंने निवेदन किया था कि कम से कम हर ब्लॉक में, 2 ब्लॉक्स है हमारे डेवलपमेंटल ब्लॉक्स, उसमें कम से कम 4-4 गाड़ियां दोनों ब्लॉक्स को देनी चाहिए। और उसके माध्यम से जो है उनको पास देकर, उनको गाड़ियों के माध्यम से, यूटिलिटी के माध्यम से सब्जी का जो उत्पादन, डेली वेजिटेबल्स है, दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, वो जो है शहर तक पहुंच सके। क्योंकि वैसे भी शिमला की जितनी 80% सप्लाई आती है वो शोगी के इलाके से आती है। और वहां से पहले जो हमारे वहाँ पे जो डेयरी फार्मर्स थे उनको बहुत समस्या आ रही थी, मगर मुझे खुशी है कि अब इस समस्या को काफी हद तक निपटा दिया गया है। और खास रूप से जो उनके लिए जो चारा भी पहुंचना है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सी गौशाला भी है, और उनके लिए जो चारा पहुंचना है, फीड पहुंचनी है, पोल्ट्री फार्म्स के लिए फीड पहुंचनी है,
उसके लिए भी हमने डिप्टी कमिश्नर से निवेदन किया था, उसके लिए भी छूट दी गई है। और आस्ते आस्ते अब जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज की जो गाड़ियां हैं उनको पुलिस द्वारा नहीं रोका जा रहा है। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल केस कोई आता है तो उसमें हम इंटरवीन करके जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उनकी मदद करवाने का प्रयास अपनी ओर से कर रहे हैं। बीशू का त्योहार है, अभी फिलहाल हिमाचल में बीता है। गेहूं का कटान है ना सिर्फ पंजाब और हरियाणा में बल्कि उसके साथ साथ हिमाचल में भी शुरू हो जाता है। तो किसानों की जो फसल है मंडी तक पहुंचे उसको लेकर कुछ काम किया जा रहा है, उसको लेकर आपकी कोई बात हुई है मुख्यमंत्री के साथ? अभी तक तो स्पेसिफिकली इस इशू पे नहीं हुई है। हाँ, जरूर जो हॉर्टिकल्चरलिस्ट है, एग्रीकल्चरलिस्ट है, उनकी जो समस्याएं हैं उसके लिए एक डिटेल पत्र पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी द्वारा जो है वो मुख्यमंत्री जी को हमने भेजा था। उनका जवाब भी उसमें मुख्यमंत्री जी का आया है, चाहे वो बागवानों को दवाइयों का हो या पेस्टिसाइड्स का हो या ऑर्गेनिक मटेरियल दिलवाने का हो, खाद उपलब्ध करवाने का हो। उसके लिए हमने जरूर मुख्यमंत्री जी से लिखा था और उनका उसमें रिप्लाई भी आया है कि सरकार उस पर कार्य कर रही है। ये वाला जो इशू बोल रहे हैं आप, इसको भी हम निश्चित तौर से प्राथमिकता पे उठाने का प्रयास करेंगे। और जो होटल इंडस्ट्री जो प्रदेश में पूरी तरीके से जो बैडली हिट हुई है, वैसे तो सभी इंडस्ट्रीज है मगर हिमाचल क्योंकि एक टूरिज्म ओरिएंटेड स्टेट है और जो हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो लोगों का होटल इंडस्ट्रीज है, टूरिज्म है, होम स्टेज है, वो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए हैं। तो उसके लिए भी हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि कुछ ना कुछ जो है इसमें रिलीफ उनको दिया जाए, उद्योगपतियों को दिया जाए, होटेलियर्स को दिया जाए। तो उस पर भी कोई कार्य भविष्य में हो, ऐसा हमारा कोशिश रहेगी। क्योंकि होटल इंडस्ट्री एक ऐसी है या जो आपका इसमें केवल जो एम्प्लॉय जो जिनका इन्वेस्टमेंट है वही नहीं है, मगर उसके साथ साथ जो प्राइमरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनकी आमदनी भी इससे बहुत बुरी तरीके से हिट हुई है। तो इस चीज को हमें आने वाले समय में इस पे बहुत मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ महीने बाद या कुछ समय बाद कोविड-19 का प्रकरण तो देश के अंदर और विश्व के अंदर खत्म हो जाएगा, मगर जैसा मैं पहले भी कहा कि जो आर्थिक स्थिति देश की है, प्रदेश की है, वैसे भी ठीक नहीं चल रही है। वैसे भी हम 60,000 करोड़ के ऋण में हैं। उसके ऊपर इस तरीके का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डाउनटर्न इकोनॉमी का होना ये बहुत चिंताजनक विषय है। और इस पे आज से ही मुख्यमंत्री को और उनके जो फाइनेंस सेक्रेटरी है और जो वित्त सीनियर जो ऑफिसर्स है उनको आज से ही इस पे कार्य शुरू कर देना चाहिए कि हमको अपनी इकोनॉमी को आने वाले समय में किस तरीके से रिवाइव करना है। जैसे आपने कहा कि इकोनॉमी पर काफी ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक कदम उठाया है केंद्र की तर्ज पर। जो विधायक निधि है, जो सबसे पहले जो विधायक है उनकी जो सैलरी है वो 30% कटेगी। विधायक निधि भी अगले 2 साल तक है, वो भी सारा पैसा है इसी के लिए लगेगा। क्या मानते हैं आप कि विधायक निधि का सारा पैसा इसी काम के लिए लगना चाहिए? अगर इसी के लिए लगेगा तो फिर विधायक काम कैसे करेगा? देखिए, इस पे मैंने पहले भी इस पे ऑब्जेक्शन किया था। मैंने ये नहीं कहा था कि वो ना ले, वो सरकार का अधिकार है, सरकार द्वारा ही ये पैसा विधायकों को दिया जाता है। मगर हमने ये कहा था कि दिस शुड हैव बीन द लास्ट रिजॉर्ट। जब सारे आपके एवेन्यू, सारे आपके रिसोर्सेज ड्राई अप हो जाते हैं, तब आपको जो है विधायक निधि लेने का सरकार को कदम उठाना चाहिए था। अभी तो आपके पास डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट का पैसा है, आपके पास अभी अभी ताज़ा बजट पास हुआ है, बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे अनस्पेंट अमाउंट्स पड़े हुए हैं। उस पैसे को आराम से जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा या पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा जो है उसको जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसके द्वारा उसको हेल्थ मिनिस्ट्री को ट्रांसफर किया जा सकता था और जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उसके लिए वो पैसा इकट्ठा किया जा सकता था। उसके अलावा अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन से करीबन 1800 करोड़ रुपए प्रदेश को मिला है, जिसकी पहली किश्त 900 करोड़ रुपए की प्रदेश को मिल चुकी है। और 3 नेशनल हाईवेज, 3 एयरपोर्ट्स है, उसका भी करीबन 1000 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार के पास पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये करीबन 250 से 3000 करोड़ रुपए ये पैसा, ये अमाउंट जो है वो बनता है। और निश्चित तौर से जो विधायक निधि है वो कुल मिलाकर जो है वो केवल 100 से 150 करोड़ रुपए उसका पूरा अमाउंट बैठता है। तो ये मैं समझता हूँ कि केवल क्योंकि केंद्र सरकार ने ये डिसीजन लिया तो देखा देखी में प्रदेश सरकार ने भी ये
डिसीजन ले लिया, मगर इससे हम्म, ज्यादा फायदा जो है वो लोगों को नहीं होगा। और दूसरी बात, जो विधायक है वो अपने क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और हम्म, वो डे टू डे जो वहाँ की समस्याएं हैं, जैसे मैं विधायक हूँ, अपने हम निर्वाचन क्षेत्र में जा रहे हैं, हर इलाके के विधायक अपने अपने इलाके में जाते हैं। लोगों की जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेवारी है, वो विधायक की अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति होती है। जब विधायक अपने इलाके में जाएंगे, वहाँ पे लोगों की डिमांड्स आएगी, तो विधायक उसे कैसे पूरा करेंगे विदाउट एनी फाइनेंशियल पैकेज और विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसीलिए इस विधायक निधि का प्रावधान किया गया था। इसे बंद करना, मैं समझता हूं कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारे प्रदेश का, उसको उस पे एक बहुत बड़ी चोट है। ये केवल केवल यानी आप कह रहे, जब ये संक्रमण पर काबू पाया जाएगा तो क्या इस बारे में आप क्या आवाज उठाएंगे बाद में इसके बारे में? निश्चित तौर से हमने, बल्कि हम ही नहीं, मैंने कई भाजपा के विधायकों से भी बात करी है, और वो भी इस चीज से बहुत अपसेट है, क्योंकि निश्चित तौर से जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने क्षेत्र के लोगों की, चाहे सरकार किसी की भी हो, जो हम्म, विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं वो केवल अपने विधायक को ही समस्या के समय में देखते हैं। और अगर विधायक जब अपने क्षेत्र में जा रहा है, चाहे वो भाजपा का है चाहे वो कांग्रेस का है, अगर उनके हम्म, पास फाइनेंशियल पावर्स नहीं होगी तो वो कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू रेक इट अप। जब भी ये सारा संक्रमण ठीक हो जाएगा, उसके बाद विधानसभा सत्र होगा, उसमें मुझे विश्वास है कि केवल कांग्रेस के विधायक ही नहीं, मगर भाजपा के विधायक भी इस मुद्दे को बड़ी महत्वपूर्णता से और बड़े मजबूती के साथ उठाएंगे, एंड द गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू रिकॉल देयर जो उन्होंने ये हैपहैजर्ड निर्णय लिया है। बिल्कुल। उसके अलावा एक बड़ा मुद्दा है इस कोविड-19 संक्रमण के बीच है, वो हिमाचल में पॉलिटिक्स पर हो रही है। सांसद हैं मंडी से रामस्वरूप शर्मा, वो दिल्ली से मंडी आते हैं और फिलहाल जो उल्लंघना है, जो गाइडलाइंस है, उसकी उल्लंघना होती है। आप फिलहाल कैसे देखते हैं इसको? और क्योंकि आप पहले भी कह चुके हैं कि पिक एंड चूज़ इस पूरे मामले को लेकर हो रहा है, बहुत से लोग बाहर दूसरे स्टेट में फँसे हुए देखिए, हैं। मुझे नहीं पता कि वो किस कारण से आए हैं, क्यों आए हैं, मगर अगर तो वो अपने बाकायदा परमिशन लेकर आए हैं, अपने एरिया की समस्याओं को उठाने के लिए आए हैं, तो मैं उस पे नहीं कहूँगा। मगर अगर बिना किसी परमिशन के आए हैं और केवल वहाँ पे जो है अपने व्यक्तिगत काम से आए हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। निश्चित तौर से उनको उनको बाकायदा परमिशंस अप्लाई के लिए अप्लाई करना चाहिए, एंड इफ ही हैज अप्लाइड फॉर दैट एंड परमिशन हैज बीन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और व्हिचएवर अथॉरिटी जहाँ पे वो थे, तो फिर हुँ, मुझे हुँ। लगता है कि उसमें कोई आपदा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं हिमाचल की बात करूँ, टोटल जो एक्टिव केसेज़ हिमाचल में इस वक़्त 18 है और जो 16 है उनका कनेक्शन तबलीगी जमात से है। जो 2 नए केस कल हिमाचल में आए थे, वो जालंधर से आए थे और ख़ास तौर पर जिस तरह से वो हिमाचल पहुँचे हैं, ट्रक में छिपकर पहुँचे हैं। किस तरह से सीरियस मानते हैं आप इस? ये निश्चित तौर से सीरियस है, मगर सरकार ने, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इसमें मजबूत कदम भी उठाए हैं। इसमें सेक्शन 307 और 302 को भी इन्वोक किया है। तो ये आईपीसी की जो धाराएं हैं, हुँ, हुँ। तो ये सीरियस मैटर है, इसलिए उसको इन्वोक किया गया है। मुझे खुशी है कि हमारे केसेस जहां एक एक बारी 26 तक पहुंच गए थे, अब वो कम होकर जो है वो 18 पर वापस आ गए हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है, मगर अभी भी हमको इसमें कोई ढील नहीं देनी है। कोई हमें इसमें सरकार की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, पुलिस की ओर से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और सब अपने अपने घरों में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करे, सरकार द्वारा जो भी हिदायत दी जा रही है उसे पूरा करे। और आने वाले समय में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 20 तारीख के बाद सिलेक्टिव रिलैक्सेशन देना शुरू करेंगे, तो मुझे उसमें विश्वास है, क्योंकि हिमाचल के कई ऐसे जिले हैं जो जहाँ पे एक भी केस नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल शिमला जिला है या सिरमौर जिला है या ट्राइबल इलाके हैं। तो वहाँ पे इन स्टेप्स जो है आने वाले समय में रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि फिर से बात घुमाकर वहीं आ जाती है कि हमको अपनी इकोनॉमी को भी रिवाइव करना है। जब तक लोग बाहर नहीं जाएंगे, आमदनी नहीं होगी, दिहाड़ीदार के पास पैसा नहीं होगा, तब तक अर्थव्यवस्था जो हमारी है वो पूरी तरीके से चकनाचूर होने शुरू हो जाएगी। इसलिए आस्ते आस्ते कर कर जो है हमको वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आने की आवश्यकता है। जो अगर कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है या ऐसी कोई लोकेलिटी है, ऐसी कोई कम्युनिटी है जहाँ पे जो हॉटस्पॉट्स है, जहाँ से ये ब्रीडिंग हो रही है,
उन पे हम सख्ती रखें, मगर उसके अलावा जो और इलाके हैं वहाँ पे आस्ते आस्ते सरकार द्वारा समर्थन देकर हमको अपने डेली एक्टिविटीज, चाहे सरकारी कर्मचारी है, चाहे बिजनेसेस है, चाहे वकीलों का कोर्ट में प्रैक्टिस है या डॉक्टर्स का है, जो भी है, दैट शुड स्टार्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ताकि वापस हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आस्ते आस्ते आ सके। मेरा लास्ट सवाल आपसे है। आपने कहा इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत है, ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। अगर मैं हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो कोई इस तरह का सुझाव है जिससे इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है? आपके पास कोई ऐसा सुझाव है जो आप मुख्यमंत्री को आने वाले दिनों में दोगे? नहीं, हमने उनको कहा था कि निश्चित तौर से जो जैसे इंडस्ट्रीज है, होटल्स है, उनको रिलैक्सेशन जरूर दिया जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ, अगर उन्होंने कोई लोन लिया हुआ है, उनको जो कमर्शियल रेट पे बिजलियों के चार्जेस लग रहे हैं, या जो उन्होंने उनके एम्प्लॉयज को जो वो सैलरी दे रहे हैं, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए, ताकि इसको हम इसमें उसका जो इम्पैक्ट है वो उन लोगों के ऊपर ना हो। और इसके अलावा आने वाले समय में जो स्मॉल बिजनेसेस है या स्टार्टअप के है, मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग के इंडस्ट्रीज है, उनको भी मदद जो है आने वाले समय में मिलनी चाहिए। जो हमारे बागवान किसान हैं, उनका भी जो सप्लाई चेन है वो ना टूटे, क्योंकि अब जो है ये हार्वेस्टिंग सीजन भी है, और जो ऑर्चिडिस्ट्स है उनकी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। अगर अभी हमने उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए, तो जो आगे 2-3 महीने का एप्पल इकोनॉमी रहता है, उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान रहेगा। करीबन 4,000 करोड़ की हिमाचल की एप्पल इकोनॉमी है, और खास रूप से जो पहाड़ी क्षेत्र है वो पूरी तरीके से ऑर्चिडिस्ट जो है वो एप्पल इकोनॉमी पर निर्धारित है। तो उस उनके 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 लिए भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की आवश्यकता है। उनकी जो सप्लाई चेन है वो बरकरार रहे, और आने वाले समय में किस तरीके से उनका माल, चाहे वो परवाणु की मंडी में जाना है, चाहे वो चंडीगढ़ की मंडी में जाना है, चाहे वो आजादपुर दिल्ली जाना है, उसके लिए अभी से ही सरकार जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स, और किस तरीके से वो सप्लाई वो सामान उनका प्रोड्यूस मंडियों तक पहुंचना है। हालांकि वो अभी 2 महीने बाद की बात है, मगर जिस तरीके से रिलैक्सेशन होएगी, हो सकता है कि जहाँ ये मंडियां फॉल करती है वो इलाका हॉटस्पॉट्स में आए। तो ये चीजें हमको आज से ही इस पे सोचने की आवश्यकता है, और काउंटडाउन शुरू करने की आवश्यकता है, ताकि ये जो हम प्रॉब्लम आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद फेस करेंगे, चाहे बागवान है, किसान है, होटेलियर्स है, वो जब 3 महीने गुजरने के बाद हम उन चीजों पे ध्यान ना दें, आज से ही हम उस पे कार्य करना शुरू कर दें, ताकि उन लोगों को उस समय में समस्याएं सरकार द्वारा या एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ना हो। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य थे, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि फिलहाल जो ये वैश्विक बीमारी है, इससे निपटने को लेकर है, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को वे सुझाव भी देंगे। उसके साथ-साथ साफ तौर पे उनका ये भी कहना है कि फिलहाल पिक एंड चूज़ जो पासेस के तौर पर नहीं करना चाहिए। फिलहाल कल हमारे साथ नए मेहमान जुड़ेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।